हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी सही ढंग से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि सिर्फ एफएसएसएआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड कंट्रोल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे और कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की जो हिस्ट्री, मेंबर्स, जो इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो सारे, और डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। आखिर कैसे ये कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बना। तो बेसिकली हम यहाँ देखें तो दो चीजें हैं, एक है कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और एक है सिर्फ कॉडेक्स एलिमेंटेरियस। तो जो कमीशन है वो एक स्टैंडर्ड बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड की स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, और इसका एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज किया था, एस्टेब्लिश किया था इसको। जबकि कॉडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये एक, हम कह सकते हैं, बुक है एक, इसका नाम ही एक बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम था कॉडेक्स एलिमेंटेरियस ऑस्टेरिकस। तो इस बुक से कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का नाम पड़ा। तो इस वर्ड का जो ये वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फूड कोड। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कॉडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये एक बुक है, एक स्टैंडर्ड्स है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है, गाइडलाइंस है जिसमें दिया गया है। जबकि कमीशन जो है उस गाइडलाइंस को, उस स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, सीएसी में और सीए में। तो अब हम देखें अबाउट में, तो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि ज्वाइंटली एफएओ और डब्ल्यूएचओ इन दोनों ने ही मिलकर बनाया था, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो इसके कंट्रीज है, जो मेंबर्स हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं। इसलिए ये बहुत सारे गवर्नमेंट को मिला के, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को मिलाकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसलिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका फॉर्मेशन जो है वो मई 1963 में हुआ था, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, 1948 में ही। लेकिन उस समय जो एफए और डब्ल्यूएचओ थे वो दोनों ज्वाइंटली नहीं थे, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का था। तो बेसिक हम देखें तो 4 ईयर्स, 4 साल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मेशन में, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की। जो पहला है वो है 1961। तो 1961 में जो एफएओ है उसने सीएससी को एस्टैब्लिश किया था, यानी नवंबर 1961 में एफएओ ने सीएससी यानी कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को एस्टैब्लिश किया था। 1962 में डब्ल्यूएचओ ने ज्वाइन किया सीएससी को। उसके बाद 1963 में इन दोनों का ही जो फर्स्ट सेशन था वो रोम में हेल्ड हुआ। देन फाइनली जो 1964 है उसमें इंडिया कॉडेक्स का मेंबर बना। तो इसलिए ये जो चारों, ये जो ईयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में, जो कि इटली में है। और इसको डेवलप करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड स्टैंडर्ड्स है उसको डेवलप किया जा सके, हार्मोनाइज किया जा सके, और जो कंज्यूमर्स का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और ट्रेड में एक फेयर प्रैक्टिस को लागू किया जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था, सीएससी को डेवलप करने का। इसमें जो प्रेजेंट में हम देखें तो कॉडेक्स मेंबर जो है वो टोटल 189 है, जिसमें से 188 मेंबर कंट्रीज है और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी यूरोपियन यूनियन है। तो जो लास्ट मेंबर जो बना कॉडेक्स का मेंबर का, वो 2018 में बना था, वो था टेमोर लेस्टी। और सीएससी जो है वो टोटल 6 यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज में वर्क करता है। नेक्स्ट है सीएससी का स्ट्रक्चर, मीन्स जो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है उसका ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले है कमीशन। कमीशन मीन्स यहाँ कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात हो रही है। तो जो सबसे अपर बॉडी है वो है कमीशन, और ये इसका जो रोल है वो है फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम का डिसीजन लेना,
यानी जो भी स्टैंडर्ड बनेंगे उसके लिए जो फाइनल डिसीजन है वो कमीशन ही लेता है। और इसकी जो मीटिंग है वो एनुअली ऑर्गेनाइज होती है ऑल्टरनेटिव तरीके से, कभी रोम में तो कभी जनेवा में। रोम में इसलिए क्योंकि वहां पे FAO का हेडक्वार्टर है और जनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी को हम EC भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस को मैनेज करती है। मीन्स जो भी स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की ही होती है। और इसमें टोटल 17 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है, 3 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद 6 रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। 6 डिफरेंट रीजन से जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं और रीजनल कोऑर्डिनेटर्स को बनाए जाते हैं। उसके अलावा 7 जियोग्राफिकल मेंबर्स होते हैं। तो ये कुल मिला के 17 मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। इसके जो मेंबर्स है वो किसी भी सेशन के एंड में इलेक्ट होते हैं और अगले नेक्स्ट सेशन तक वो मेंबर बने रहते हैं। और ये जो मेंबर हैं ये दोबारा से सिलेक्ट हो सकते हैं एक और एडिशनल टर्म के लिए, यानी एक और टर्म के लिए इस मेंबर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट। तो कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट जो है ये पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन अगर सेक्रेटरी की बात कर रही है तो किसी एक जने की बात हो रही है। सेक्रेटरी एक हो सकता है लेकिन सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो सेक्रेटरी के अंडर ही काम करते हैं। तो जो कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO और WHO अपॉइंट करता है। और इनका जो मेन रोल है कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट का वो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और EC यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी इनकी मीटिंग्स को एडमिनिस्टर करता है ये। इसके साथ जो बहुत सारे सब्सिडरी कमेटी होते हैं उनको भी कोलैबोरेट करके डिफरेंट जो कंट्रीज से जो ये कमेटी होती हैं उनके साथ कोलैबोरेट करता है पहले ये। उसके बाद मीटिंग्स के लिए टाइम और वेन्यू जो है वो सेक्रेटरी ही डिसाइड करता है। तो जितने भी मेंबर कंट्री है CAC के उनके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, टाइम और वेन्यू डिसाइड करना, उसके बाद उसकी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। तो बेसिकली जो एक सेक्रेटरी का रोल होता है यहाँ पे भी वही सेम कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट जो है वो रोल प्ले करता है। उसके बाद है कॉडेक्स सब्सिडरी बॉडीज। तो कॉडेक्स सब्सिडरी मतलब एक हेल्पिंग बॉडीज है, एक हेल्पिंग कमिटी है जो कि इसके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। तो इसलिए इसको कंट्रीब्यूटरी कमिटीज भी कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज भी कह सकते हैं। ये CAC को हेल्प करता है उसके टास्क में, उसके स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा एलोबरेट करने के लिए। और बेसिकली ये 4 तरीके की होती हैं। एक तो जनरल सब्जेक्ट कमिटीज जिसको हॉरिजॉन्टल कमिटी कहते हैं। सेकेंड है कॉमोडिटी कमिटीज जिसको वर्टिकल कमिटी भी कहते हैं। उसके बाद FAO और WHO का ज्वाइंटली जो एक कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज हैं वो। और देन फोर्थ है एडॉक इंटर गवर्नमेंटल टास्क फोर्स। तो ये चारों जो कमिटीज हैं कॉडेक्स सब्सिडरी बॉडीज जो है ये फॉर्म करती हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें ये जो सारे मेंबर्स जो हैं जो ये इलेक्ट होते हैं ये सारे रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज से ही होते हैं। मीन्स CAC के जितने भी मेंबर हैं, कंट्री मेंबर हैं, उनसे ही ये सारे मेंबर सिलेक्ट करके इलेक्ट किए जाते हैं इनको, एक्सेप्ट कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट। मीन्स कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट को छोड़कर जितने भी ये बॉडीज हैं इन सबके जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री से ही मीन्स कॉडेक्स से ही सिलेक्ट किए जाते हैं, कॉडेक्स के मेंबर से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो ये कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट है ये FAO हेडक्वार्टर्स पे बेस होते हैं। मीन्स FAO से ये कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट जो है ये इलेक्ट होते हैं। तो कॉडेक्स सब्सिडरी बॉडीज में जो पहली बॉडी है, जो पहली कमेटी है वो है जनरल सब्जेक्ट कमेटी जिसको हम हॉरिजॉन्टल कमेटी भी कहते हैं। तो जो कमेटी जनरल मैटर्स, जनरल बेसिक मैटर्स पे जो बनाई जाती है उनको जनरल सब्जेक्ट कमेटीज कही जाती हैं। इसमें जनरली प्रोसीजर्स, रूल्स ये सब दिए जाते हैं और ये हैंडल किए जाते हैं इन कमेटीज के अंदर। तो प्रेजेंट में जो 10 कमिटीज जनरल सब्जेक्ट कमिटीज में हैं वो हैं कॉडेक्स कमिटी ऑन कंटामिनेंट्स इन फूड्स जिसको हम CCF कहते हैं शॉर्ट में। और सेकंड है कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड एडिटिव CCFA। थर्ड है कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन CCFH। फोर्थ है कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम CCFIX। कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड लेबलिंग CCFL। सिक्स्थ है कॉडेक्स कमिटी ऑन जनरल प्रिंसिपल CCGP।
7th है कॉडेक्स कमिटी ऑन मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड सैम्पलिंग CCMAS, कॉडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस CCNFSDU, 9th है कॉडेक्स कमिटी ऑन पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू CCPR, देन 10th है कॉडेक्स कमिटी ऑन रेसिड्यू वेटनरी ड्रग्स इन फूड CCRVDF। तो ये जितने भी ये फुल फॉर्म है ये आप इसको जरूर एक बार लर्न कर लीजिएगा। सब्सिडरी बॉडीज में जो नेक्स्ट कमिटी आती है वो होती है कमोडिटी कमिटीज, जिसको वर्टिकल कमिटी भी कहते हैं। तो ये जो कमोडिटी कमिटीज है ये किसी स्पेसिफिक फूड के लिए बनाई जाती है, किसी स्पेसिफिक फूड के स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए और हैंडल करने के लिए ये बनाई जाती हैं। इसलिए इसका काम एक एक्सक्लूसिव फूड कैटेगरी को कवर करना है, तो इसलिए इसको वर्टिकल कमिटी भी हम कहते हैं। तो इसमें 5 जो कमोडिटी कमिटीज के अंदर जो आती हैं उनमें से पहला है कॉडेक्स कमिटी ऑन सीरियल पल्सेस एंड लेग्यूम्स CCPL, कॉडेक्स कमिटी ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स CCFFV, थर्ड है कॉडेक्स कमिटी ऑन फैट्स एंड ऑयल CCFO, फोर्थ है कॉडेक्स कमिटी ऑन प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स CCPFV, फिफ्थ है कॉडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स CCSCH। तो जो कॉडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस और कुलिनरी हर्ब्स है इसकी जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया है, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। थर्ड जो कॉडेक्स सब्सिडरी बॉडीज के अंदर जो कमेटी आती हैं वो है FAO WHO कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज। तो अभी तक हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कमिटीज पढ़ी उनका हमने देखा कि कोई ना कोई उसकी होस्टिंग कंट्री होती है, जैसे कि मैंने आपको स्पाइसेस और कुलिनरी हर्ब्स का बताया कि इंडिया उसकी होस्टिंग कंट्री है। उसी तरह बाकी कमिटीज की भी कोई ना कोई होस्टिंग कंट्री है, लेकिन जो FAO और WHO कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज है इनकी कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं है इसकी जो होस्टिंग कंट्री। इसमें किसी भी रीजन्स के, किसी पर्टिकुलर रीजन्स की कोई भी जो कंट्री है जिसको विलिंग है कि हाँ वो होस्ट करे वो होस्ट कर सकता है इसमें। तो जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज होंगी तो उसमें भी जो भी मेंबर है कॉडेक्स के वो कोई भी कंट्री होस्टिंग कर सकती है इसमें। तो FAO WHO कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज है जो है वो रीजन वाइज 6 कमिटीज हैं। फर्स्ट है CC अफ्रीका, मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज फॉर अफ्रीका। सेकेंड है एशिया यानी कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज फॉर एशिया। थर्ड है यूरोप, कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज फॉर यूरोप। फोर्थ है लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। फिफ्थ है कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज फॉर नियर ईस्ट। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ वेस्ट पैसिफिक। ये कमिटीज जो है ये पर्टिकुलर रीजन्स के, पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये कमिटीज बनाई जाती हैं, उनके कंसर्न के लिए बनाई जाती हैं। और इनकी जो मीटिंग है वो पर्टिकुलरली 2 साल के इंटरवल पे होता है। और इसमें जो कंट्री मीटिंग की चेयर करती है यानी चेयरमैन जो होती है वही कंट्री जो है रीजनल कोऑर्डिनेटर भी होता है उस पर्टिकुलर रीजन्स का। जैसे कि एशिया में जैसे इंडिया हो गया, अगर इंडिया वो चेयरमैन कर रहा है, होस्टिंग कर रहा है, तो वही उसका रीजनल कोऑर्डिनेटर भी होगा अपने एरिया का यानी एशिया का। सब्सिडरी बॉडीज के अंदर जो नेक्स्ट बॉडी आती है वो है एडॉक इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स। तो एडॉक का अगर लिटरल मीनिंग देखिए तो एडॉक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर दिस, मीन्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है एडॉक इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स। एडॉक इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स आर एस्टैब्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक मैंडेट एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो टास्क फोर्स है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक इश्यू, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाई जाती है और वो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जनरली 4 साल तक चलती हैं ये टास्क फोर्स। As in the case of the horizontal and vertical committees, Codex task force are hosted by a member country. जैसा कि horizontal और vertical committees में उनकी hosting country होती थी, उसी तरह task force में भी कोई एक hosting country होती है। The task force dissolves once the assigned task has been completed. जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो ये जो कमिटी है, जो ये टास्क फोर्स है, ये डिसॉल्व हो जाती हैं, डिसेबल्ड हो जाती हैं। तो अभी तक कितने जो टास्क फोर्स बने हैं यहाँ पे ये दे रखी हैं। तो पहला है टास्क फोर्स ऑन एनिमल फीडिंग जो कि 1999 से 2004 तक था ये। उसके बाद है टास्क फोर्स ऑन फूड्स डेराइव्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी जो कि 1995 से 2003 तक चला था, लेकिन 2005 में दोबारा से ये चला 2005 से 9 तक। उसके बाद है टास्क फोर्स ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस जो कि 1999 से 2005 तक चला।
देन उसके बाद है टास्क फोर्स ऑन द हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्विक फ्रोजन फूड्स, जो कि 2006 के बाद से चला, लेकिन एंड पीरियड इसका डिसाइड नहीं हुआ। देन उसके बाद जो प्रेजेंट में अभी जो एक्टिव टास्क फोर्स है वो है टास्क फोर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जो कि ये भी 2006 में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है ज्वाइंट FAO WHO कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स ऑन द कोड ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्निंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये जो है एक बार ये डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन इसको दोबारा से रीनेम करके इसको रीस्टैब्लिश किया गया इस टास्क फोर्स को। If CAC decides to establish a subsidiary body for the purpose of elaborating an appropriate draft standard or related text, or for the purpose of revising existing standard or related text, first consideration should be given to the establishment of ad hoc intergovernmental task force. यानी अगर CAC डिसाइड करती है कि उसे कोई अगर सब्सिडरी बॉडी बनानी है, इन चारों में से कोई भी अगर सब्सिडरी बॉडी उसको बनानी है, एस्टैब्लिश करनी है, तो जो सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो एड हॉक इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स को दिया जाता है। उसके बाद बाकी की कमिटीज को सोची जाती है। पहले सोचा जाता है कि एड हॉक इंटरगवर्नमेंटल टास्क फोर्स बननी चाहिए। नेक्स्ट है द स्टेप प्रोसीजर फॉर एलोबरेटिंग द कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स, यानी कॉडेक्स स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे कॉडेक्स स्टैंडर्ड बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए 8 स्टेप्स होते हैं कॉडेक्स स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। तो जो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोजेक्ट प्रपोजल। सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्रपोजल होता है। तो जो भी कंट्री कॉडेक्स स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना चाहती है, कॉडेक्स स्टैंडर्ड बनाना चाहती है, सबसे पहले वो अपना एक पेपर प्रिपेयर करेगी। अपने कंट्री के लेवल पे जो कमिटी है वो पहले पेपर प्रिपेयर करेगी कि किस टॉपिक पे, किस चीज पे वो कॉडेक्स स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो वो डिस्कशन पेपर जो है जब कमिटी लेवल पे जब जाती है, इंटरनेशनल कमिटी लेवल पे, तो उसका पर्पस देखा जाता है, उसका स्कोप देखा जाता है कि इस स्टैंडर्ड को बनाने के पीछे उसका क्या पर्पस है, क्या स्कोप है। उसके बाद उसका टाइम फ्रेम देखा जाता है और प्रायोरिटी और उसका रेलेवेंस देखा जाता है कि इसकी क्या प्रायोरिटी है इस स्टैंडर्ड को बनाने के पीछे। देन उसके बाद आइडेंटिफाई नीड फॉर साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल इनपुट। उसके बाद देखा जाता है कि साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल इनपुट के लिए क्या इसकी जरूरत है, मीन्स क्या नीड है साइंटिफिक एडवाइस के लिए, ये देखा जाता है। ये सब देखने के बाद उसका एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इसको कमीशन के पास जो पेपर है, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, ये दिया जाता है। तो जो कमीशन है इसको रिव्यू करती है पूरे पेपर को, और फिर वो डिसाइड करती है कि ये जो स्टैंडर्ड है, जो ये पेपर है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, ये आगे स्टैंडर्ड बनेगा या नहीं। अगर वो इसने यस बोल दिया तब तो ठीक है, आगे की स्टेप में वो प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर कमीशन ने उस स्टैंडर्ड को नो बोल दिया वहीं पे कि इसमें कुछ कमी है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, अगर उसने मना कर दिया, तो वापस से वो जिस कंट्री से भी प्रपोज हुआ है स्टैंडर्ड वहां जाती है और वहां पे वो दोबारा से रिव्यू करते हैं उस पेपर को। तो अगर कमीशन ने यस बोला है तो सेकेंड स्टेप में वो प्रोसीड करेगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट टेक्स्ट, यानी जो कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट है वो ड्राफ्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर करता है। कोई भी जो वर्क है, कोई भी जो स्टैंडर्ड बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, तो वो जो ड्राफ्ट है यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप में होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में द प्रपोज ड्राफ्ट टेक्स्ट इज सर्कुलेटेड बाय द कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट टू कॉडेक्स मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर फॉर कमेंट। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि जो कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट है वो ड्राफ्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर करता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट ही जो वो ड्राफ्ट टेक्स्ट है उसको सर्कुलेट करेगा मेंबर कंट्रीज में। कॉडेक्स में जितने भी मेंबर कंट्रीज है वहां पे सर्कुलेट होता है ताकि वो अपने व्यू, अपने कमेंट उस पे दे सके, उस ड्राफ्ट पे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, जो भी कमेंट आए हैं, जो हमने थर्ड स्टेप में सर्कुलेट किया था कमेंट के लिए, तो फोर्थ स्टेप में जो भी कमेंट रिसीव हुए हैं उसका रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के बाद कमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट में अमेंडमेंट किए जाते हैं। अगर उस ड्राफ्ट में कुछ कमी है तो दोबारा से उसको प्रपोज किया जाता है। तो फोर्थ स्टेप में ये हो गया कि कमेंट को रिव्यू करना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अमेंड करना, ये कमिटी लेवल पे कंसिडरेशन किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है द प्रोपोज ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इज सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी। उसके बाद कमेंट को अमेंड करने के बाद फिफ्थ स्टेप में जो भी स्टैंडर्ड है, जो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है, उसको एग्जीक्यूटिव कमिटी के सामने रखी जाती है। फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो कमीशन को देगा उसको देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए कि उसको एज ए स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं।
तो फिफ्थ स्टेप में दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहीं पे वो स्टैंडर्ड जो है अडॉप्ट हो जाएंगे, या तो फिर एट्थ स्टेप तक आगे सेकेंड सर्कुलेशन के लिए जाएगा। फिफ्थ स्टेप पे जब स्टैंडर्ड अडॉप्ट होता है तो इसको एसिलरेटेड स्टेप बोलते हैं, एसिलरेटेड प्रोसीजर बोलते हैं। उसके बाद कमीशन को रिव्यू करने के बाद ये दोबारा से सेकेंड राउंड के लिए भी आगे फर्दर स्टेप में ये प्रोसीड कर सकता है। तो सिक्स्थ स्टेप में फिर से उसको कमेंट के लिए इसको भेजा जाता है मेंबर कंट्री पे, जो ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ है इसको दोबारा से सेकेंड सेशन ऑफ कमेंट के लिए इसको भेजा जाता है। उसके बाद सेवेंथ स्टेप में ये देखा जाता है कि इसमें क्या क्या कमेंट्स आए हैं, क्या क्या रिव्यू आए हैं, वो देखा जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग दोबारा से उसको अमेंड किया जाता है स्टैंडर्ड को, उस ड्राफ्ट को। उसके बाद फाइनल एट्थ स्टैंडर्ड में कोई भी कॉडेक्स स्टैंडर्ड जो है वो बन के तैयार होता है। तो जो कॉडेक्स स्टैंडर्ड है वो फिफ्थ स्टेप पे भी अडॉप्ट हो सकता है, एट्थ स्टेप पे भी अडॉप्ट हो सकता है। अगर फिफ्थ पे होता है तो उसको एसिलरेटेड कॉडेक्स स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि एसिलरेटेड फॉर्म में इसको अडॉप्ट किया गया है। अगर एट्थ पे होता है तो ये पूरा एट्थ के एट पूरे स्टैंडर्ड को, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो किए गए हैं। और यहाँ बीच में जो भी ड्राफ्ट को सर्कुलेट करना मेंबर कंट्री पे, उसके बाद अमेंड करना, ये सारा जो बीच का जो रोल जो है वो कॉडेक्स सेक्रेटरी प्ले करता है। तो ये सब आपने अभी देखा कि कॉर्डेक्स के कैसे स्टैंडर्ड बन के तैयार होते हैं, जिसमें से जो पहला स्टेप था कि डिसीजन ऑफ कमीशन। सबसे पहले कमीशन डिसीजन लेता है कि जो भी प्रपोज्ड पेपर है वो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, यानी स्टैंडर्ड बनने के लिए ये आगे के स्टेप में प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। तो ये सबसे पहले स्टेप में डिसीजन ऑफ कमीशन होता है। सेकेंड स्टेप में जो भी प्रपोज्ड पेपर है उसका ड्राफ्ट टेक्स्ट प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड स्टेप में उस ड्राफ्ट टेक्स्ट को कमेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल यानी कॉडेक्स मेंबर को भेजे जाते हैं, कंट्रीज को भेजे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ में कमेंट के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट की जाती है। देन फिफ्थ स्टेप में जो अभी तक ड्राफ्ट थे वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड की तरह अडॉप्ट होता है फिफ्थ स्टेप में। तो यहाँ एज अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड भी अडॉप्ट हो सकता है और एज अ फाइनल स्टैंडर्ड भी अडॉप्ट हो सकता है। यहाँ पे दो चीजें ये हो सकती हैं फिफ्थ स्टेप में। देन उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में दोबारा से रिटर्न कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, यानी कॉडेक्स मेंबर को भेजे जाते हैं फिर से कमेंट्स के लिए। देन सेवेंथ स्टेप में उसी के अकॉर्डिंग फिर से अमेंडमेंट की जाती है जो भी कमेंट आया है। एंड देन एट्थ स्टेप में एज अ कॉडेक्स स्टैंडर्ड जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिफ्थ स्टेप पे एज अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है, जबकि एट्थ स्टेप पे एज अ कॉडेक्स स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है। आपने एक चीज और ध्यान दी होगी इसमें कि जो ये थर्ड स्टेप है और जो ये सिक्स्थ स्टेप है ये दोनों सिमिलर है। इन दोनों में ही कमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है और जो सेवेंथ स्टेप है ये दोनों सिमिलर है, जिसमें अमेंडमेंट की जा रही है। नेक्स्ट है साइंटिफिक बेसिस फॉर कॉडेक्स वर्क, यानी जो कॉडेक्स जो वर्क करता है उसका कौन कौन से साइंटिफिक बेसिस है, किस साइंटिफिक बेसिस पे कॉडेक्स अपना वर्क करता है। The scientific basis for Codex work is provided by FAO and WHO. FAO और WHO ने jointly मिलकर ये CAC बनाया है, तो इनकी ही जिम्मेदारी है, यही प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक बेसिस कॉडेक्स वर्क के लिए। The scientific advice is provided by FAO WHO expert committees and ad hoc expert consultation. तो जो FAO WHO एक्सपर्ट कमिटीज है और जो ad hoc एक्सपर्ट कंसल्टेशन है इनके थ्रू साइंटिफिक एडवाइस जो है वो प्रोवाइड होता है। There are 4 FAO/WHO expert committees serving as independent scientific bodies which perform risk assessment and provide advice to FAO/WHO and the member countries of both organizations on the subject. तो टोटल 4 FAO/WHO एक्सपर्ट कमिटीज है जो कि इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडीज की तरह वर्क करती हैं और रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करती हैं, और FAO/WHO और जितने भी मेंबर कंट्रीज है कॉडेक्स की उनको एडवाइस प्रोवाइड करती हैं ये चारों कमिटीज। तो किस किस चीजों पर ये एडवाइस प्रोवाइड करती हैं? फूड एडिटिव्स पे, पेस्टिसाइड रेसिड्यू पे, वेटनरी ड्रग्स रेसिड्यूज पे, कंटामिनेंट्स पे, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पे, इन सब चीजों पे जो कमिटी बनी है ये एडवाइस प्रोवाइड करती हैं। तो जो वो 4 कमिटी हैं उनमें से पहला है ज्वाइंट FAO/WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, JECFA। ये साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है CCFA पे। CCFA मींस कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था। उसके बाद CCCF का मतलब है कि कॉडेक्स कमिटी ऑन कंटामिनेंट्स इन फूड। देन उसके बाद है CCRVDF, इसका मतलब है कॉडेक्स कमिटी ऑन रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग्स इन फूड्स। तो ये तीनों जो कमिटी है, इन तीनों कमिटी को जो ये एक्सपर्ट कमिटी है फूड एडिटिव्स का, इस पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साइंटिफिक एडवाइस देती है इन तीनों कमिटी को ये। देन सेकेंड है ज्वाइंट FAO/WHO मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू विच प्रोवाइड साइंटिफिक सपोर्ट टू CCPR।
तो ये जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू वाली ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है सीसीपीआर को। सीसीपीआर मींस कोडेक्स कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू। इस कमेटी को ये एडवाइस यानी साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। थर्ड है ज्वाइंट एफएओ डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट मीटिंग्स ऑन माइक्रोबियल रिस्क असेसमेंट, JEMRA। तो ये जो है ये साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड करती है CCFH को। CCFH मींस कोडेक्स कमेटी ऑन फूड हाइजीन। देन फोर्थ है ज्वाइंट एफएओ डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट मीटिंग ऑन न्यूट्रिशन, जो कि CCNFDU पे प्रोवाइड करती है, यानी कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। इस कमेटी को ये जो न्यूट्रिशन की वाली कमेटी एक्सपर्ट कमेटी है, ये एडवाइस यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये। तो अभी प्रेजेंट में सिर्फ ये स्टार्टिंग के ये तीनों जो कमेटी है वो एक्टिव है। ये वाली कमेटी जो है, ये जो लास्ट वाली, ये अभी एक्टिव नहीं है। उसके बाद ये जो तीनों अभी एक्टिव एक्सपर्ट कमेटी है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पहला है JECFA ज्वाइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स। JECFA is an international expert scientific committee administered jointly by FAO and WHO। तो JECFA जो है ये भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटी है, जिसको FAO और WHO दोनों ही एडमिनिस्टर करते हैं। और इसकी जो मीटिंग है वो 1956 से चलती आ रही है, ताकि फूड सेफ्टी और फूड एडिटिव्स के फील्ड में ये इवेलुएट कर सके, ये हेल्प कर सके। JECFA serve as an independent scientific committee which perform risk assessment and provides advice to FAO, WHO and the member countries of both organization। तो JECFA जो है ये इंडिपेंडेंट साइंटिफिक कमेटी है जो कि रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करती हैं, और FAO, WHO और जो भी कोडेक्स के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन सबको एडवाइस प्रोवाइड करती है। The request for scientific advice are for the main part channeled through the CAC in their work to develop international food standards and guidelines under the joint FAO-WHO food standard program। तो जो साइंटिफिक एडवाइस इस फील्ड में जो प्रोवाइड करने का जो मेन रिक्वेस्ट है, मेन रोल जो है वो इसलिए है कि जो CAC है वो अपना जो वर्क है वो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को इजीली डेवलप कर सके, और पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी कंट्रीज है उनमें ये लागू हो सके। ये सारी जितने भी स्टैंडर्ड्स है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें इनको हेल्प मिल सके। उसके बाद है JMPR ज्वाइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। JMPR is an expert ad hoc body administered jointly by FAO and WHO in the purpose of harmonizing the requirement and the risk assessment on the pesticide residue। तो जो ये JMPR है ये एक एक्सपर्ट ad hoc बॉडी है। ad hoc बॉडी मीन्स किसी लिमिटेड टाइम के लिए ये बॉडी बनाई गई है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बॉडी बनाई गई है, और इसका काम है कि वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू के फील्ड में उसका रिस्क असेसमेंट करे, उसमें एडवाइस प्रोवाइड करे, इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करे। ये JMPR has met annually since 1963 to conduct scientific evaluation of pesticide residue in food। तो JMPR की जो मीटिंग है वो पहली बार 1963 में हुई थी, और इसका पर्पज ही ये है कि वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू को इवेलुएट करे, साइंटिफिक तरीके से इवेलुएट करे, जो भी फूड में पेस्टिसाइड रेसिड्यू है वो साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड करे और उसको इवेलुएट करे। The current JMPR comprises WHO Core Assessment Group and FAO panel of experts on pesticide residue in food and environment। जो अभी प्रेजेंट में JMPR है उसमें WHO Core Assessment Group, WHO का असेसमेंट ग्रुप और FAO का पैनल, यानी जो FAO का जो एक्सपर्ट है, जो WHO का असेसमेंट ग्रुप है, ये दोनों कंप्राइज करते हैं JMPR, और ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू को देखते हैं फूड और एनवायरनमेंट में। तो जो WHO कोर असेसमेंट ग्रुप है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा है उसको मेंटेन करे, उसको देखे, रिव्यू करे ये, और एक्सेप्टेबल डेली इनटेक इसको एस्टिमेट करे। तो इसका मेन रोल है कि ओवरऑल टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा को हैंडल करे, उसको देखें। जबकि जो FAO पैनल है इसका काम है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को सेट करना, कि कोई भी जो पेस्टिसाइड है किसी फूड में या एनवायरनमेंट में मैक्सिमम और मिनिमम लेवल पे कितना ये हो सकता है। तो जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल जो भी सेट होती हैं इन कमिटीज के द्वारा, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं CAC। उसके बाद है JEMPRA ज्वाइंट FAO WHO एक्सपर्ट मीटिंग्स ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। तो JEMRA जो है ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, ताकि ये जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल से रिलेटेड जो भी फूड सेफ्टी है उस पर साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड कर सकें, उसके सेफ्टी इश्यूज को हैंडल कर सके।
इसको डेवलप करने का जो मेन एम था वो यही था कि वो माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट को यूटिलाइज करे, मीन्स वो रिस्क असेसमेंट को एज अ टूल उसको यूज करे और डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज दोनों को ही हेल्प करे फूड सेफ्टी में। यहाँ पे आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा कि जो JECFA है ये एक्सपर्ट कमिटी है, ये कमिटी है, जबकि JMPR और जो JEMR है ये दोनों मीटिंग्स है, मीटिंग के तौर पे ये स्टार्ट हुई थी, जबकि JECFA जो है ये कमिटी के तौर पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है कॉडेक्स फंक्शनिंग इन इंडिया। तो इससे पहले आप एक छोटी सी बात ये जान ले कि जो कॉडेक्स मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी कॉडेक्स की मेंबर कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि कॉडेक्स से डील करता होगा। डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही किसी कंट्री पे नहीं पहुंच जाएगी, उसको हैंडल करने के लिए कोई एक बॉडी होने चाहिए सारी कंट्री में। तो उसी तरह इंडिया में भी एक पॉइंट है जो इस चीजों को हैंडल करती हैं, जो कि FSSAI है। तो उसी को हम NCCP कहते हैं, मीन्स नेशनल कॉडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी प्रत्येक कंट्री में नेशनल कॉडेक्स कंट्री पॉइंट जो है वो होती है ताकि कॉडेक्स के वर्क को वो हैंडल करें अपनी कंट्री में। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ CAC सिंस 1964। तो 1964 से ही इंडिया जो है वो कॉडेक्स का मेंबर है और इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस में वो पार्टनर की तरह वर्क कर रहा है तब से। FSSAI has been designated as NCCP in India. इंडिया में जो नेशनल कॉडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो FSSAI को डेजिग्नेट किया गया है 2011 से ही। 2011 से पहले जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, NCP, क्योंकि उससे पहले जो FSSAI जो थी वो स्टैब्लिश नहीं हुई थी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को नेशनल कॉडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट जो था वो रखा गया था। FSSAI is also designated at the SPS Inquiry Point for Food Safety in India. इंडिया में जो फूड सेफ्टी के लिए जो SPS Inquiry Point है FSSAI को ही डेजिग्नेट किया गया है। SPS मीन्स सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, तो इसके लिए जो इंक्वायरी पॉइंट है वो भी FSSAI ही है। नेशनल कॉडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट इंडिया इज लोकेटेड एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FDA भवन, न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में इसका जो ऑफिस है वो लोकेटेड है। FSSAI regularly participates in the Codex meeting and is involved in standard setting process in various Codex committees. तो बहुत सारे जो Codex committees है उनमें जो standard setting का जो process है उसमें FSSAI जो है वो involve है और participate करती है Codex meeting में ये। India has evolved immensely over the past 2 decades, participating actively in the Codex meeting, hosting and co-hosting Codex committee meetings, chairing and co-chairing various electronic and physical working groups. तो इंडिया जो है पिछले 2 डिकेड्स में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है और वो एक्टिवली कॉडेक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है, होस्टिंग भी करती है, चेयरिंग भी करती है और जो भी वर्किंग ग्रुप्स हैं उनके साथ काम भी करती है ये। Participating in Codex helps a country to understand global food regulation and harmonize their domestic food regulation in the area of contaminants, residue, veterinary drugs, pesticide residue, food additives and vertical products. तो कोई भी कंट्री अगर कॉडेक्स में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको ग्लोबल फूड रेगुलेशन, ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड को समझने में आसानी होगी और अपने नेशनल लेवल पे वो ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड्स को चाहे तो हार्मोनाइज कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। As per Section 16(3) of the FSS Act 2006, it is the responsibility of the FSSAI to promote consistency between international technical standards and domestic food standards. तो जो FSS एक्ट का जो सेक्शन 16 है और सब पार्ट उसका 3 है, उसके अकॉर्डिंग जो FSSAI है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है और जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है उन दोनों को ही हार्मोनाइज करें, यानी दोनों को इक्वली मेंटेन करके वो चलें। Section 18, Subpart 2 specifies that the Food Authority, while framing regulation or specifying standard under this Act, take into account international standard and practices. तो जो FSS Act 2006 का जो सेक्शन 18 है उसमें ये बात दी गई है कि अगर फूड अथॉरिटी कोई भी रेगुलेशन बनाती है तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही बनाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड को फॉलो करने में।
The standards and the other guidance texts adopted by CSE are the relevant international standards and are also the reference point within the framework of WTO. तो जो भी CSE जो है स्टैंडर्ड को बनाती है, अडॉप्ट करती है, वो सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो एक रेफरेंस पॉइंट है WTO के फ्रेमवर्क में, मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो एक रेफरेंस पॉइंट है CSE के जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं. Accordingly, the Codex standards can be adopted by India with or without modification. CSE जो है वो मोटिवेट करती है कंट्री को, कहती है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टैंडर्ड्स को चाहे तो वो सेट कर सकती हैं, उसमें चेंज भी ला सकती है, नहीं भी ला सकती है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसी तरह जो इंडिया है इन कॉडेक्स स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर सकती है विदाउट मॉडिफिकेशन भी और एज इट इज सेम भी कॉडेक्स स्टैंडर्ड को. दिस इज कॉल्ड द हार्मोनाइजेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड विद कॉडेक्स एंड दिस इज व्हाट FSSAI इनिशिएटेड इन अर्ली 2013. तो ये जो कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स का जो अडॉप्शन है इंडिया में, ये इसको हार्मोनाइजेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड कहेंगे और इसको FSSAI ने अर्ली 2013 में ही इसको स्टार्ट किया था. फंक्शंस ऑफ FSSAI एज NCCP, यानी जो फसाई है वो नेशनल कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरह कैसे फंक्शन करता है. FSSAI has established the National Codex Committee and various stakeholders. For each committee are representatives from different ministries. तो FSSAI जो है वो नेशनल कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है इंडिया का. तो इसने नेशनल कॉडेक्स कमेटी बनाई और इसके साथ बहुत सारी जो कमेटी की जरूरत है नेशनल कॉडेक्स कमेटी के अंदर उसको भी बनाई, और फिर जो भी कमेटी बनाई उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से चुने गए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing and Department of Animal Husbandry and Dairy Fisheries, representative from educational institutions. तो इन सारी मिनिस्ट्रीज से इन सबसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इन कमेटी के मेंबर को बनाया गया. नेशनल कॉडेक्स कमेटी हैज बीन सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरपर्सन FSSAI. यानी जो FSSAI का जो चेयरपर्सन है वो नेशनल कॉडेक्स कमेटी का ही चेयरपर्सन होगा, और जो शैडो कमेटी है उसका जो चेयरपर्सन होगा वो FSSAI के जो CEO है वो शैडो कमेटी का चेयरपर्सन होगा. Prepare a guideline for finalizing India's position in the Codex Committee has been laid down by the National Codex Contact Point. तो जो FSSAI है वो गाइडलाइन को प्रिपेयर करती है ताकि इंडिया की पोजीशन को कॉडेक्स कमेटी में वो मेंटेन करके रखे. इस चीज में जो शैडो कमेटी है वो नेशनल कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट को वो हेल्प करती है. द नेशनल कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट एंड द मेंबर कंट्रीज. तो जो यहाँ पे FSSAI है जो कि NCCP है इंडिया का, तो वो एक लिंक की तरह काम करता है कॉडेक्स सेक्रेटेरिएट के बीच में और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, और ये चाहे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करके किसी भी कंट्री के लिए, जैसे हम यहाँ FSSAI की बात कर रहे हैं, अब इंडिया की बात कर रहे हैं, तो FSSAI जो है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वो इंडिया की पोजीशन को फॉर्मुलेट कर सकता है, बहुत सारे ड्राफ्ट पे वो काम कर सकता है. जैसे मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड सेट करने का प्रोसीजर बताया था, तो उसमें जो जिस कंट्री से भी प्रपोजल आ रहा है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो वो जो प्रपोजल है वो कौन लेकर आएगा, वो किसी भी कंट्री का नेशनल कॉडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ही लेकर आएगा. तो इंडिया में FSSAI जो है इस काम को वो आगे प्रोसीड करेगा. तो नेक्स्ट है शैडो कमेटी. तो शैडो कमेटी क्या होती है, आपने 2-3 बार अभी पढ़ा कि शैडो कमेटी, तो लेकिन है क्या ये. तो शैडो कमेटी एक तरीके की ऐसी कमेटी होती है जो मेन कमेटी को हेल्प करती है. जो NCC होती है नेशनल कॉडेक्स कमेटी, उसको ये मेनली हेल्प करती है. For every Codex committee, a parallel shadow committee has been constituted to work on subject matters corresponding to the Codex committee to assist the NCC in the study or consideration of the technical matters. Means जितने भी Codex committee होती हैं उसके लिए एक parallel committee बनाई जाती है ताकि जो NC है यानी नेशनल कॉडेक्स कमेटी जो है उसको ये हेल्प कर सके टेक्निकल मैटर्स में, किसी एडवाइस में. तो इनकी हेल्प करने का मेन रोल है कि मेन कमेटी को जो शैडो कमेटी है वो हेल्प करेगी. Officers in the rank of Joint Secretary or above in the concerned department, ministry or food authority who handle the subject at the policy level and also serve as the members of the NCC may be nominated as the chairpersons of this shadow committee. तो इन शैडो कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो किसी जिस डिपार्टमेंट में भी शैडो कमेटी बनाई जा रही है उसी डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसका उससे रैंक ऊपर होना चाहिए उसके शैडो कमेटी को चेयरपर्सन का बनाने के लिए.
और शैडो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो पर्टिकुलर फील्ड में ही स्पेशलाइज एक्सपर्ट होने चाहिए। यानी इसके जो चेयरपर्सन है उनका रैंक जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर होना चाहिए, जिस फील्ड में भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी फील्ड से। और जो इनके मेंबर्स हैं वो भी स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स होने चाहिए उसी फील्ड से। Composition of individual Codex Shadow Committee varies and depends upon the expertise in the relevant field. तो जो डिफरेंट कॉडेक्स कमिटी है, कॉडेक्स शैडो कमिटी है, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड कर सकता है कि किस फील्ड के लिए शैडो कमिटी बनाई जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये कॉम्पोजिशन होता है शैडो कमिटी का। Each shadow committee is constituted by various stakeholders as follows. तो जो प्रत्येक जो शैडो कमिटी है वो बहुत सारी स्टेक होल्डर से मिलकर बनती है। जैसे कि फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए उस कमिटी का, शैडो कमिटी का मेंबर बनने के लिए। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एक हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फिशरीज concerned with food safety, food production and trade in food। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आ सकते हैं शैडो कमिटी के मेंबर्स को बनाने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी से या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है उससे रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। एक्सपर्ट साइंटिस्ट फ्रॉम कंसर्न एरिया, जिस एरिया पे भी शैडो कमिटी बनाई जा रही है उस एरिया से जो एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट हैं, उससे लिए जा सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद शैडो कमिटी के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन है टू एडवाइज द एनसीसीपी और एनसीसी, यानी नेशनल कॉडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट या नेशनल कॉडेक्स कमिटी को एडवाइज करना ही इसका पहला काम है। या तो फूड स्टैंडर्डाइजेशन, फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी, इन सब के जितने भी इश्यूज हैं, इन सब से रिलेटेड जो एडवाइस है वो शैडो कमिटी नेशनल कॉडेक्स कमिटी को प्रोवाइड करती है। उसके बाद सेकेंड है टू फॉलो द कॉडेक्स एजेंडा ऑफ द रेलेवेंट सब्सिडरी बॉडी, जो भी रेलेवेंट सब्सिडरी बॉडी है उससे रिलेटेड जो भी कॉडेक्स एजेंडा है उसको फॉलो करती है कॉडेक्स कमिटी। और उसके बाद गवर्नमेंट को इनपुट प्रोवाइड करती है ताकि वो क्वालिटी को, सेफ्टी को, फूड में जो भी क्वालिटी है उसको इंश्योर कर सके और कंज्यूमर्स को सेफ फूड प्रोवाइड हो। तो इससे रिलेटेड जो भी हेल्प है वो गवर्नमेंट को ये एडवाइस प्रोवाइड करती है। ये टू एडवाइज ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियन डेलीगेशन में भी उसके कॉम्पोजिशन में एडवाइस करना भी शैडो कमिटी का ही रोल है। टू कोऑर्डिनेट विद द अदर शैडो कमिटीज एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स फॉर सीकिंग कमेंट्स एंड फाइनलाइज द इंडियाज व्यू पॉइंट ऑन डिफरेंट एजेंडा आइटम्स। मीन्स ये बाकी शैडो कमिटी के साथ भी कोऑर्डिनेट करके और बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करके ये इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो फाइनलाइज करती है। वो कॉडेक्स कमिटी के अंदर इंडिया का व्यू पॉइंट रखती है ये। नेक्स्ट है वेरियस शैडो कमिटीज, यानी बहुत सारे जो शैडो कमिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर। तो टोटल 16 शैडो कमिटीज है, जिसमें से 11 जो कमिटीज है एफएसएसएआई के अंदर आती हैं और बाकी जो 5 है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं। तो जो एफएसएसएआई के अंदर जो शैडो कमिटीज आती हैं वो हैं कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, सेकेंड है रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर एशिया, यानी हमने जो अभी डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज देखी रीजन वाइज, एशिया, अफ्रीका, उनके ऊपर भी शैडो कमिटीज भी जो हैं वो बनती हैं। उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल्स, फोर्थ है फूड लेबलिंग, फिफ्थ है मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड सैम्पलिंग, सिक्स्थ है फूड हाइजीन, सेवेंथ है फूड एडिटिव्स, एट्थ है कंटामिनेंट्स इन फूड्स, नाइन्थ है फैट्स एंड ऑयल्स, टेंथ है प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 11 है शुगर्स। और इसके अलावा जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर जो कमिटीज आती हैं, शैडो कमिटीज आती हैं, उनमें से पहला है फूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती हैं। उसके बाद सेकंड है पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर। उसके बाद रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग्स इन फूड्स, जो कि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आती हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सारी जो शैडो कमिटीज हैं ये इंडिया के अंदर हैं, टोटल 16 है। नेक्स्ट है कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एंड अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, यानी सीएससी के अलावा और कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड को सेट करती हैं।
तो पिछले कुछ डिकेड्स में जो फूड का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, जिस कारण से जो रिस्क है, डिजीज का रिस्क है, जो पेस्ट के फैलने का जो रिस्क है, ये ज़्यादा भी बढ़ा है। तो इसलिए जो हेल्थ प्रोटेक्शन मेजर्स है, इसको भी लेने के लिए, स्टेप लेने के लिए सोचा गया कि हेल्थ प्रोटेक्शन मेजर्स भी लेने चाहिए अगर एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ रहा है तो। इसलिए 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आया। एसपीएस मेजर्स और टीबीटी मेजर्स, इन दोनों को ही डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट जो है वो कवर करता है। तो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के अंदर जो एसपीएस एग्रीमेंट है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। पहला कि कंट्रीज हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यानी किसी भी कंट्री को ये अधिकार है कि वो अपने प्लांट्स की, अपने एनिमल्स की, अपने ह्यूमंस की लाइफ को प्रोटेक्ट करें। देन सेकेंड इसका मैंडेट ये है एसपीएस का, while doing so member countries should ensure that they do not create unnecessary barriers to trade। मीन्स ये अच्छी बात है कि आप प्रोटेक्शन के लिए सोच रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग की, लेकिन इसकी वजह से कोई अननेसेसरी ट्रेड बैरियर ना आए। इंटरनेशनल पे जो भी एक्सपोर्ट मार्केट जो चल रहा है उसकी वजह से ट्रेड में कोई बैरियर ना आए। तो ये दोनों ही बातें एसपीएस एग्रीमेंट में ये लिखी गई हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशंस के बीच में ट्रेड से रिलेटेड रूल्स को डील करती है। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेजेंट में इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 164 है। और प्रेजेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं इसके डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला हैं, जो कि मार्च 2021 में ये हुए थे इलेक्ट। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन जो था वो गार्ड को रिप्लेस करके हुआ था। गार्ड मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन 8 साल से जो उर्गवे राउंड चलता हुआ आ रहा था, 1986 से 1993 तक जो उर्गवे राउंड चल रहा था, फाइनली 1993 में मराकस एग्रीमेंट साइन हुआ मोरक्को में 123 नेशंस के प्रेजेंस में ऑन 15 अप्रैल 1994 को। उस समय जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो डब्ल्यूटीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये आया। तो इसका फॉर्मेशन जो, इसका जो साइन है वो 15 अप्रैल 1994 को हो गया था, लेकिन जो ऑफिशियली काम करना जो है वो 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है की प्रोविजंस ऑफ द एसपीएस एग्रीमेंट। तो एसपीएस एग्रीमेंट के कौन कौन से की प्रोविजंस हैं? पहला है ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच। यानी जितने भी डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को फॉलो करेंगे। मीन्स कोई भी फूड अगर इंपोर्ट होता है और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक बार वो पोर्ट को क्लियर करके कोई भी अगर फूड इंपोर्ट हो रहा है तो उसके बाद अगर कोई डोमेस्टिक पे जो रूल्स लागू हो रहे हैं वो इंपोर्टेड फूड पे भी वो रूल सारे लागू होंगे, चाहे उसकी टेस्टिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई और भी उस पे स्टैंडर्ड्स अगर लागू करने हो तो। The exporting countries have to comply with the standards of the importing countries। जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट को, उन सबको स्टैंडर्ड्स के, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उन इंपोर्टिंग कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। यानी इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करनी चाहिए ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जैसे कि इंडिया में अगर कोई फूड इंपोर्ट होता है तो एफएसएसएआई के रेगुलेशंस को वो फॉलो करनी चाहिए। उसी तरह अगर इंडिया से बाहर कोई अगर प्रोडक्ट जाता है तो वो उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के रेगुलेशन से वो कंप्लाई होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स है, यही एक ऐसा स्टैंडर्ड्स है जो कि फूड के लिए, चाहे किसी भी ट्रेड से रिलेटेड जिसको फॉलो करना है, तो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस ने ही कॉडेक्स स्टैंडर्ड को लेट डाउन किया है जिसको ये फॉलो करना है सबको। Then next है, while codex standards are international standards, these are voluntary in nature and the SPS agreement encourages all the WTO members to harmonize their national standards with codex standards। यानी जो ये कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, लेकिन साथ में साथ ये वॉलेंट्री इन नेचर है। मीन्स जरूरी नहीं है किसी भी कंट्री को ये अपने कंट्री में कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स को लागू करना, लेकिन फिर भी जो एसपीएस एग्रीमेंट है वो एनकरेज करती है सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को कि अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को कॉडेक्स स्टैंडर्ड से हार्मोनाइज करें। It also needs to be understood that Codex standards are the reference standards in the framework of WTO, and under the SPS agreement, countries are expected to harmonize their national standards with those of
कॉडेक्स। WTO के अंदर जो कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है जिसमें सारी कंट्रीज को जो है वो फॉलो करनी चाहिए। कंपलसरी नहीं है लेकिन ये फॉलो करनी चाहिए, ये एक एडवाइस है। जो पर्टिकुलर कंट्री जो है वो कॉडेक्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स को अडॉप्ट कर सकती हैं। Next है, in any case, if an exporting country finds it difficult to comply with the standards of the importing country due to the lack of technical capacity, it can seek technical assistance. अगर किसी भी केस में एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उसको डिफिकल्ट होता है इंपोर्टिंग कंट्री के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में, उसको टेक्निकल कैपेसिटी की लैक होती है, तो वो चाहे तो टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प ले सकता है। जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है वो इसकी हेल्प करेगी एक्सपोर्टिंग कंट्री की टेक्निकल तरीके से। इसके अलावा जो टीबीटी एग्रीमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ये टेक्निकल सपोर्ट मिल रहे हैं, जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड जो फॉलो हो रहे हैं, जो हार्मोनाइज हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इन सब की वजह से कोई अननेसेसरी ट्रेड बैरियर ना प्रोड्यूस हो। तो टीबीटी जो है वो यही कहता है कि ये सारी जो रेगुलेशंस है ये फॉलो होने चाहिए, लेकिन इसकी वजह से कोई अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स ना प्रोड्यूस हो ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। तो एसपीएस जो एग्रीमेंट है उसने 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज को रिकॉग्नाइज किया है ताकि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग इन तीनों की हेल्थ के लिए जो भी राइट्स है, जो भी स्टैंडर्ड्स है वो सेट हो सके, जिसको हम 3 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो पहला है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन आईपीपीसी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर प्लांट हेल्थ, प्लांट से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो आईपीपीसी सेट करती है। इट वर्क्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी जो पेस्ट है इस और जो डिजीज है उसको स्प्रेड से रोकती है ये, और इम्पॉर्टेंट मेजर्स को लागू करती है, प्रोमोट करती है ताकि जो पेस्ट है वो सब ना फैले, ना स्प्रेड हो। इंडिया में जो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो डिपार्टमेंट है, जो बॉडी है, वो है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। जो डीपीपीक्यूएस है ये नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईपीपीसी के मीटिंग्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करती है। और इंडिया में जो एसपीएस इंक्वायरी पॉइंट के लिए जो डेजिग्नेशन है वो इसी को दी गई है, डीपीपीक्यूएस को। उसके बाद है ओआईई मीन्स ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क इपिजोइट्स, जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ कहते हैं। पहले इसका नाम था ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क इपिजोटिस, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हो गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एनिमल हेल्थ, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो ओआई ही सेट करती है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एनिमल्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और ट्रेड में जो भी एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट का जो ट्रेड हो रहा है उसका बिल्कुल सेफ्टी इंश्योर कर सके, सेफ और फेयर ट्रेड को इंश्योर कर सके। ये एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड गाइडलाइंस को भी सेट करती है। हालांकि ये एसपीएस एग्रीमेंट में मैंडेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो ओआईई है ये इससे रिलेटेड गाइडलाइंस को सेट करती है। एनिमल हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए जो इंडिया में जो नोडल डिपार्टमेंट है वो डीएएचएनडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर आती है। ये जो है ओआईई की मीटिंग्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करती है। और एनिमल हेल्थ के लिए जो एसपीएस इंक्वायरी पॉइंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ही है। उसके बाद थर्ड सिस्टर है कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको पूरा बता दिया है। ये तीनों जो बॉडी है ये 3 इंटरनेशनल सिस्टर्स है एसपीएस एग्रीमेंट का। लास्ट में ये पूरे हमने स्लाइड्स में पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा, यहाँ मैंने समरी एक दे रखी है। तो जो सबसे पहले सीएससी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है और ये ज्वाइंटली एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया है। और इसका फॉर्मेशन जो है मई 1963 में हो गया था। इसकी पेरेंट एजेंसी एफएओ और डब्ल्यूएचओ है और इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है, जो कि इटली में है। और सीएससी को सेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर सके, जितने भी गाइडलाइंस है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है, ताकि ह्यूमन के हेल्थ को, कंज्यूमर्स के हेल्थ को, सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके स्टैब्लिशमेंट में जो 4 ये ईयर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1961 में एफएओ ने सीएससी स्टैब्लिश किया था, फिर 1962 में डब्ल्यूएचओ ने उसको ज्वाइन किया और 1963 में इन दोनों ने ही मिलकर जो पहला सेशन जो था वो रोम में इसका ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद 1964 में इंडिया जो था कॉडेक्स का मेंबर बना।
प्रेजेंट में कॉडेक्स के जो टोटल 189 मेंबर है, 189 कंट्री है इसमें। और जो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये 6 यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेज में ये वर्क करता है। इंडिया में जो नेशनल कॉडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो FSSAI है, और FSSAI SPS इंक्वायरी पॉइंट भी है फूड सेफ्टी के लिए इंडिया में। उसके बाद WTO जो कि एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, जो कि नेशंस के बीच में जो भी ट्रेड से रिलेटेड रूल्स है उसको डील करता है ये। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो टोटल 164 कंट्रीज हैं। इसका जो डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट में वो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इओला है, और इसका जो कमेंसमेंट है वो गार्ड को रिप्लेस करके हुआ था। गार्ड जो कि 1948 से चला आ रहा था, उसको रिप्लेस करके WTO का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद SPS एग्रीमेंट के 3 सिस्टर्स हैं, OIE, IPPC एंड कॉडेक्स। IPPC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। उसके बाद OIE, ऑफिस इंटरनेशनल डेस्क इपीजूटिस, जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ भी कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। तो ये था पूरा समरी जो कि आज हमने पूरा पढ़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारी वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक ही वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन को जानें। इसमें मैंने कॉडेक्स और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फूड स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किया है। तो इसलिए आप एक ही वीडियो के जरिए सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को और ध्यान से 2-3 बार चाहें तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरे सही ढंग से देखिएगा वीडियो को। और ये वीडियो मैंने आपके रिक्वेस्ट पर ही बनाई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कॉडेक्स पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने सोचा इसको बनाने के लिए। तो आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं और भी वीडियो आपके लिए ले आऊंगी। तो अब आपको कोई भी अगर डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।